हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या विहार। आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पार्ट थर्ड को कंटिन्यू करते हुए लोथर-मेयर क्लासिफिकेशन एंड मेंडलीव क्लासिफिकेशन पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम लोगों ने डोवेनाइट-राइट्स एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पे डिस्कस किया था और हम लोगों ने देखा था कि सर्टेन लिमिटेशन की वजह से उन्होंने जो प्रेडिक्ट टेबल दिया था, इन्होंने जो टेबल बनाया था उसे डिस्कार्ड कर दिया गया। देन अब आते हैं जूलियस लोथर-मेयर, जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी की एंड ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम क्या है फ्रेंड्स? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट में इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। इनका ग्राफ कुछ ऐसा था, एग्जैक्ट ऐसा नहीं था लेकिन कुछ ऐसा था। एंड ही ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व। जैसे ये कर्व है, जैसे ये फर्स्ट कर्व, ये सेकेंड कर्व, थर्ड कर्व एंड फोर्थ कर्व, इन सभी के पीक पोजीशन पर, जैसे कि अल्कली मेटल, जितने भी अल्कली मेटल थे ये सारे पीक पोजीशन पर थे, ये सारे कर्व के पीक पोजीशन पर। अल्कली मेटल कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। वैसे ही अल्कलाइन अर्थ मेटल जितने भी हैं वो सारे कुछ डिसेंडिंग पार्ट्स, ग्राफ में डिसेंडिंग पार्ट्स पे दिखे, जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, यहाँ पे कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से इन्होंने सारे एलिमेंट को, जितने भी नॉन थे एलिमेंट, वो सभी को अरेंज किया और इनका ये जो इन्होंने जो ग्राफ दिया ये वो बिल्कुल एक्यूरेट था। एंड इन्होंने कहा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वॉल्यूम। लेकिन फ्रेंड्स ये ग्राफ तो बिल्कुल सही था, लेकिन इतने सारे एलिमेंट्स की पोजीशन को याद रख पाना, उनके वैल्यूज को याद रख पाना इतना आसान नहीं था। इस वजह से इनके भी ग्राफ को डिस्कार्ड कर दिया गया। इनके भी क्लासिफिकेशन में अब बात आती है लिमिटेशन की। तो लिमिटेशन वैसे एक्चुअली जो इन्होंने ग्राफ दिया था वो बिल्कुल एक्यूरेट था, लेकिन इस वैल्यू और इस सारे इतने एलिमेंट्स की पोजीशन को याद रख पाना इतना इजी नहीं था, इतना कॉम्प्लिकेटेड था एक्चुअली। इसी वजह से अब हम लोग बात करते हैं कि लिमिटेशन क्या बन के आती है। तो चलिए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर सच वैल्यू एंड पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन ग्राफ। तो ये हम लोग लिमिटेशन में कह सकते हैं कि मतलब इतने सारे एलिमेंट्स की पोजीशन और वैल्यू को याद रख पाना इतना आसान नहीं था। ये हो गया इनका लिमिटेशन। देन अब आते हैं मेंडलीव, जिनको कि फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। द मैन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट गोज टू दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, अ रशियन साइंटिस्ट, जो कि क्या थे? रशियन साइंटिस्ट थे। व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड वर्क 63 एलिमेंट वर नोन। उस टाइम कितने? 63 एलिमेंट नोन थे। ही एग्जामिन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास, किसके बीच में? एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में रिलेशनशिप को इन्होंने एग्जामिन किया और इन्होंने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज में भी, अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में भी इन्होंने कंपाउंड जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के द्वारा बनाया गया उस पर फोकस किया। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही क्यों लिया गया? क्योंकि दे आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, ये मोस्टली सारे एलिमेंट से रिएक्शन कर लेते हैं, इसी वजह से इन्होंने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड को लिया। द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्राइड एंड ऑक्साइड फॉर्म बाय एन एलिमेंट वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज। ये जो हाइड्राइड और ऑक्साइड का जो फॉर्मूला बन के आया उसे इन्होंने बेसिक प्रॉपर्टीज के तौर पे लिया इन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में। एलिमेंट को क्लासिफाई करने में इन्होंने हाइड्राइड और ऑक्साइड का जो फॉर्मूला बन के आया उसको इन्होंने बेसिक प्रॉपर्टीज के तौर पे लिया। जैसे कि देखिए, यहाँ से समझिए, जैसे कि ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, 7 और ये 8। ये ग्रुप 1 वाले जितने भी एलिमेंट होंगे, इस ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट होंगे, इन सभी के लिए इन्होंने एक कॉमन ऑक्साइड का फॉर्मूला दिया। वो क्या था? R2O, और हाइड्राइड का फॉर्मूला RH।
वैसे ही ग्रुप 2 के लिए इन्होंने ऑक्साइड का फॉर्मूला R2O RO आप लोग देख रहे हो RO एंड हाइड्राइड का फॉर्मूला RH2 दिया। वैसे ही ग्रुप 3 के लिए ऑक्साइड का फॉर्मूला R2O3 एंड हाइड्राइड का फॉर्मूला RH3। तो अब जैसे कि देखिए ये इससे क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे कि लिथियम, अगर आपको लिथियम का ऑक्साइड लिखना हो तो आप क्या लिखोगे Li2O। अगर सोडियम का ऑक्साइड लिखना हो, जैसे कि क्योंकि ये सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट है तो इनका भी ऑक्साइड का क्या होगा, जनरल फार्मूला R2O, तो सोडियम का Na2O। वैसे ही हाइड्राइड का अगर फार्मूला लिखना हो, मान लीजिए कि सोडियम हाइड्राइड लिखना हो तो क्या होगा, हाइड्राइड का क्या है ग्रुप 1 के लिए जनरल फार्मूला RH, तो क्या हो जाएगा NaH। अब पोटेशियम हाइड्राइड लिखना हो, जैसे कि ये भी ग्रुप 1 के हैं, तो क्या हो जाएगा KH। यानी सारे ग्रुप के लिए एक कॉमन ऑक्साइड एंड हाइड्राइड का फॉर्मूला बन के आया। तो चलिए, तो ये भी एक क्या मतलब इन्होंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्राइड एंड ऑक्साइड फॉर्म बाय द एलिमेंट वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज, यानी कि ग्रुप जितने भी ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट है इन सभी का ऑक्साइड का एक कॉमन फार्मूला, और ये देखिए ग्रुप 1 में है, सारे ग्रुप 1 में थे, सारे ग्रुप 1 में थे। फिर वैसे ही इन सभी ग्रुप 2 वाले सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी मिल रही है और सभी का के ऑक्साइड एंड हाइड्राइड का भी एक जनरल फार्मूला है। तो चलिए अब बात करते हैं, मैं इसे क्लियर कर दूं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। He observed that when elements are arranged in the order of increasing atomic mass, the element with similar properties occur at regular interval. Based on this observation, Mendeleev gave a periodic law. इन्होंने जब increasing order of atomic mass, जो कि न्यूलैंड भी क्या किए थे, एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज किए थे, जब इन्होंने क्या कहा था कि जैसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज करके कि फर्स्ट एलिमेंट जो उसकी प्रॉपर्टी किससे मिलेगी, 8 से मिलेगी। और इन्होंने जब अरेंज किया एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, ये न्यूलैंड का था, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब मेंडलीव की बात करते हैं। तो इन्होंने द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जब इन्होंने इसमें अरेंज किया एलिमेंट को, तो द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि वह जितने भी एलिमेंट थे, जैसे देखिए जैसे कि ये सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया, जैसे देख पा रहे होंगे आप लोग, लिथियम का एटॉमिक मास कितना है 6, बेरिलियम का 9 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर 10, 12। तो जब इस तरह से अरेंज किया तो इन्होंने देखा कि जो एलिमेंट एक रेगुलर इंटरवल के बाद सारे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज मिल रही है वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि लिथियम के बाद एक सर्टेन कुछ इंटरवल के बाद फिर रिपीट होके क्या आता है, सोडियम, देन पोटेशियम, फिर रुबिडियम। इस तरह से क्या हो रहा था, रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट का रिपीटेशन हो रहा था। तो चलिए, तो अब इन्होंने फिर एक लॉ दिया, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी कि प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट की वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है किसकी, एटॉमिक मास की। यानी कि जब एटॉमिक मास में हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं तो वो एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती है, यानी कि वैसे सारे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है वो सारे एक जगह पे आ जाते हैं। फिर वैसे एलिमेंट जैसे कि ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट, इन सभी की प्रॉपर्टीज एक है, तो जब इसे अरेंज किया गया एटॉमिक सारे एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, तो इस सारे एलिमेंट एक जगह पे आ गए। वैसे ग्रुप 2 वाले सारे एलिमेंट ये एक ग्रुप में आ गए। तो ये था इनका लॉ। अब बात करेंगे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंटेन वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स थे, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हो, ये वर्टिकल कॉलम, जैसे कि हम लोग ग्रुप, जैसे कि इन्होंने क्या कहा था, ग्रुप कहा था, ये सारे तो 8 वर्टिकल कॉलम्स थे, यानी कि 8 ग्रुप। और सारा ग्रुप जो था, एक ग्रुप 2 सब ग्रुप में डिवाइड था। ये एक ग्रुप 1 हो गया, और ये ग्रुप ए और बी जो है ये ग्रुप 1 का सब ग्रुप है। वैसे ये ग्रुप 2, इसका सब ग्रुप कौन सा है, ये ए और बी। जैसे आप लोग इसको बी से डिवाइड कर दो, देखो फ्रेंड्स, ऐसे कर सकते हो। तो ये सारे
सब ग्रुप ए वाले एलिमेंट्स जैसे हाइड्रो, मैं क्लियर कर दूँ थोड़ा अच्छे से आप लोगों को दिखे, ताकि जैसे देखिए हाइड्रोजन लिथियम, ये इसे बी से कर दो, जैसे ये सब ग्रुप ए ग्रुप, ये ग्रुप ए के ही 1 के ही एलिमेंट है, लेकिन सब ग्रुप इनका क्या है 1, तो ये हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये सारे सब ग्रुप ए, और ये सब ग्रुप बी यानी कि कॉपर एजी एंड एयू, ये सब ग्रुप बी के एलिमेंट। वैसे ही सारे ग्रुप को इन्होंने 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया, ए और बी में, लेकिन ये जो ग्रुप 8 है इसे ये सब ग्रुप में डिवाइड नहीं हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, और फ्रेंड्स ये जो और फिर वर्टिकल कॉलम, ये तो वर्टिकल कॉलम की बात हो गई। अब ये जो हॉरिजॉन्टल कॉलम आया इसे इन्होंने पीरियड कहा, पीरियड्स। तो कितने थे ये टोटल पीरियड्स, आप लोग यहाँ पे 6 देख रहे हो, लेकिन 7 पीरियड थे। नीचे 2 एलिमेंट और आता है, थोरियम एंड यूरेनियम। एक्चुअली ये कंप्लीट नहीं है इसलिए इसे काउंट नहीं किया जाता, लेकिन 2 एलिमेंट नीचे भी आते हैं, थोरियम एंड यूरेनियम, जैसे आप लोग यहाँ मॉडर्न पीरियडिक टेबल में देख पा रहे होंगे। देखिए यूरेनियम एंड थोरियम, ये 2 एलिमेंट भी नॉन थे। तो इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि मेंडलिक के पीरियडिक टेबल में 8 ग्रुप और 7 और 7 क्या थे, 7 पीरियड्स थे। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ इस टेबल से बात कर लेते हैं। देखिए उस टाइम टोटल 63 एलिमेंट नॉन थे। अब आप लोग देखिए, ये था वो जो 63 एलिमेंट थे, वो कुछ ये सारे एलिमेंट थे जो कि मेंडलीव ने अरेंज किया था। ये 63 एलिमेंट जब आप लोग इसे भी काउंट करोगे तो आपको टोटल 63 मिल जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग कौन सा टेबल पढ़ते हैं, मेंडलीव का ये टेबल पढ़ते हैं। अब आप लोग इसे काउंट करोगे तो इसमें कभी आपको 63 तो नहीं मिलेंगे। आप कोई भी मेंडलीव का पीरियडिक टेबल ले लो, मैंने ये टेबल इसलिए लिया क्योंकि ये एनसीईआरटी में यही टेबल दिखता है। आपको अलग अलग बुक में डिफरेंट टेबल मिल जाएंगे मेंडलीव के, तो वहाँ पे जब आप काउंटिंग करोगे तो 63 एलिमेंट नहीं मिलेंगे। अब आप सोचोगे, जब हम लोग भी पढ़ चुके हैं कि 63 एलिमेंट थे, लेकिन 63 एलिमेंट तो यहाँ नहीं दिख रहे। लेकिन ये जब इस टेबल को आप काउंट करोगे तो इसमें टोटल 63 एलिमेंट मिल जाएंगे। ऐसा क्यों? जैसे कि इसकी वजह यही है कि देखिए, ये स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, हॉफनियम, फिर ये है टेक्नीशियम, ये सारे एलिमेंट बाद में डिस्कवर्ड हुए थे फ्रेंड। अब आप इस टेबल को काउंट करोगे, इस सारे एलिमेंट को हटा के 1 2 3 4 5 को हटा के और 2 एलिमेंट नीचे ऐड कर लेना, थोरियम एंड यूरेनियम। अब आप काउंट करोगे तो आपको टोटल 60 एलिमेंट मिलेंगे। फिर आप सोचोगे 3 एलिमेंट कहाँ गया, तो मैं बतला रही हूँ कि 3 एलिमेंट कहाँ गया। देखिए, जब आप इस टेबल में देखोगे आपको 3 एलिमेंट, एक देखिए डी आई, यहाँ दिख रहा होगा डी आई, एक ई आर एंड एक देखिए सी ई, कहीं पे सी ई भी होगा, सी ई। ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि आपको इस टेबल में नहीं दिखेगा। इसकी वजह क्या है कि क्यों नहीं इस टेबल में दिखता? डी आई एक एलिमेंट था जो कि आपको न्यूलैंड के टेबल में मिल जाएगा, मोलिब्डेनम के साथ डी आई एक स्लॉट में। तो डी आई एक एलिमेंट था जिसका कि नाम डिडाइमियम था, जो कि फिलहाल वैसा आप लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी देखोगे तो वैसा कोई एलिमेंट आपको कहीं नहीं दिखेगा। डी वाई ये अलग है, डी आई था सिंबल जिसका, डी आई, ऐसा कोई भी एलिमेंट आपको नहीं दिखेगा। इसकी वजह यही है कि डिडाइमियम जो था वो मिक्सचर है किसका, पी आर और एन डी का, जो कि अभी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है। इसलिए मैं ये टेबल लेकर आई। इसके बारे में हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ाई करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। फिलहाल मैं इसे इसलिए लेकर आई ताकि आप लोगों को बतला सकूं। डिडाइमियम जो था ये मिक्सचर था किसका, पी आर और एन डी। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 59 और ये 60, इन दोनों का मिक्सचर था। इसी वजह से ये उस टाइम तो नॉन था, लेकिन अभी हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ते, ये क्योंकि मिक्सचर है इन दोनों का, तो हम लोग इस दोनों एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में स्टडी नहीं करते। लेकिन ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आपको दिख जाएगा क्लियरली, यहाँ भी आप लोग देख रहे हो। वैसे ही अब तो कितने हो गए 61, 1 एलिमेंट डिडाइमियम जो कि उस टाइम था, अभी नहीं पढ़ते हम लोग डिडाइमियम। तो 61 2 एलिमेंट, फिर सोचोगे आप लोग कहाँ गए, तो वो 2 एलिमेंट जो बचे वो थे कौन, ई आर, ये ये एक सीरियम है ये फ्रेंड्स। आप लोग इसे यहाँ पे जो ये एलिमेंट ये सीजियम है, देखो यहाँ पे भी देख पा रहे होगे, ये सीजियम, ये अल्कली मेटल है। लेकिन ये जो एलिमेंट है ये
यहाँ पे ये सीरियम है, सीरियम, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 58, और जबकि ये सीजियम है इसका एटॉमिक नंबर 55 है। तो आप लोग ये अलग अलग एलिमेंट है, कंफ्यूज मत होना। तो चलिए, तो ये सीरियम जो है ये आपको नहीं दिखेगा, ये आप जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो आपको ये लैंथेनाइट सीरीज में दिखेगा। देखिए यहाँ सीरियम देख रहे हैं और इर्बियम, ये दोनों। तो ये एक्चुअली लैंथेनाइट का पूरा सीरीज, लैंथेनाइट उस वक्त नॉन था, डिस्कवर्ड हो चुका था। देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए लैंथेनाइट डिस्कवर्ड है, लेकिन लैंथेनाइट की पूरी सीरीज, ये हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी कि ये सीरीज क्या है। तो ये दो एलिमेंट एक्चुअली लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट है, जो कि उस टाइम ये पूरा सीरीज नहीं था, डिस्कवर्ड नहीं हुआ था नीचे, लेकिन दो एलिमेंट ये ER एंड CE जो कि लैंथेनाइट एलिमेंट है, फिलहाल लैंथेनाइट सीरीज का एलिमेंट है, तो वो उस टाइम ये डिस्कवर्ड थे। वैसे ही दो एलिमेंट यूरेनियम एंड थोरियम, जो कि आपको इसमें नहीं दिखता क्योंकि वो एक्टिनाइट सीरीज, देखिए यूरेनियम और थोरियम जो कि अभी हम लोग एक्टिनाइट सीरीज में पढ़ते हैं, वो भी उस टाइम में डिस्कवर्ड था। यहाँ देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे UR, ये मेंडलीव के टेबल, ये एक्चुअली ये मेंडलीव का ओरिजिनल टेबल है। देखिए ये मेंडलीव के टेबल में UR से रिप्रेजेंट किया हुआ है, फिलहाल हम लोग इसको सिर्फ U से पढ़ते हैं, यूरेनियम। और यहाँ भी देख रहे हैं थोरियम, तो ये है थोरियम। तो टोटल अब आप लोग काउंट करोगे तो टोटल 2 एलिमेंट, एक हो गए कौन ER, दूसरे CE, तो अब काउंट करोगे तो 63 एलिमेंट मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब मेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। तो मेंडलीव प्रेडिक्टेड, इन्होंने प्रिडिक्ट किया था द एग्जिस्टेंस of some element that had not been discovered at that time। जैसे कि कुछ एलिमेंट, जैसे कि स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, ये एलिमेंट ऐसे थे जो उस टाइम में डिस्कवर नहीं थे, लेकिन मेंडलीव ने इसके बारे में पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होगी ये मेंडलीव ने पहले ही बता दिया था। अकॉर्डिंग टू, मतलब वो कैसे बताया इन्होंने, जैसे देखिए इस टेबल से ही समझिए। आप लोग देखिए यहाँ पे स्कैंडियम, देखिए आप लोग यहाँ स्कैंडियम है, अब जबकि उस टाइम में ये डिस्कवर नहीं हुआ था। जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था उस टाइम में, पीरियोडिक लॉ दिया, जब इनका टेबल बन कर आया उस टाइम ये नॉन नहीं थे, गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम। गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, ये प्लेस वैकेंट था, यानी कि ये खाली स्पेस छोड़ा हुआ था। और इन्होंने कहा उस टाइम में, इन्होंने कहा इस एलिमेंट को, इन्होंने जो गैलियम था, इन्होंने उस टाइम इसका नाम गैलियम नहीं था, इन्होंने इसे इका एल्यूमिनियम नेम से इसे रिप्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि फ्यूचर में, इन फ्यूचर दीज प्लेसेस, यानी ये सारे प्लेसेस जो हैं, दीज प्लेसेस वेयर ऑक्यूपाइड बाय एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एग्जिस्टिंग एलिमेंट इन इट्स ग्रुप, यानी कि ये जो एलिमेंट्स बाद में फ्यूचर में डिस्कवर्ड होंगे, जो वैकेंट स्पेस है, इस जगह पे वैसे एलिमेंट आएंगे जो कि जिस ग्रुप में होंगे उस ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ की जैसे ही बिहेव करेंगे, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ भी उनके ग्रुप के बाकी एग्जिस्टिंग एलिमेंट जो भी हैं उनकी जैसी ही प्रॉपर्टीज़ उनकी होगी। ये उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जो यानी कि जो एलिमेंट नॉन नहीं है, डिस्कवर्ड नहीं है, उसके बारे में पहले ही बतला देना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। वैसे ये भी नॉन नहीं थे, ये सब भी नॉन नहीं थे फ्रेंड्स। तो चलिए अब देखेंगे, तो ये हो गया इनका मेरिट। अब सेकेंड, मेंडलीव्स प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। जैसे कि आप लोग देखें, इन्होंने ये जो पोजीशन वैकेंट था, यहाँ पे इन्होंने इस एलिमेंट का क्या नाम रखा, इन्होंने बताया कि फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे। जैसे कि न्यूलैंड ने कह दिया था कि अब तो फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे ही नहीं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा, जो कि न्यूलैंड का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन माना जाता है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा, इन्होंने कहा फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे, और इस पोजीशन पे जो एलिमेंट आएंगे उन्होंने इसका नाम इका एल्यूमिनियम, वैसे इस पोजीशन पे यानी स्कैंडियम वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट आए उसका नाम इका बोरॉन। अब इका का मतलब क्या होता है, वन, जो कि संस्कृत से डिराइव किया गया ये टर्म, यानी कि वन पोजीशन बिलो, यानी कि इका एल्यूमिनियम यानी वन पोजीशन बिलो एल्यूमिनियम के नीचे एक एलिमेंट वाले, उनका नाम इका एल्यूमिनियम। वैसे ही यहाँ पे जो एलिमेंट आए उसे इका बोरॉन, और यहाँ जो एलिमेंट आएंगे उसे इका सिलिकॉन कह दिया। अब चलिए, और
इन्होंने जो प्रेडिक्ट किया, जैसे कि ई का एल्यूमिनियम, उसके बारे में इन्होंने जो प्रेडिक्ट किया था वो देखिए। इन्होंने एटॉमिक मास बताया कि उसका एटॉमिक मास जब वो डिस्कवर्ड हो जाएंगे तब उनका एटॉमिक मास जो आएगा एलिमेंट ई का एल्यूमिनियम, जिसको कि बाद में हम लोग गैलियम नाम से जानते हैं, उस टाइम गैलियम नाम से नहीं जाना गया उस टाइम, क्योंकि ये डिस्कवर्ड नहीं थे। इन्होंने इसे कहा था मेंडलीफ ने ई का एल्यूमिनियम, और इन्होंने इसका एटॉमिक मास 68 बताया, और उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला E2O3, ई फॉर यानी कि एलिमेंट, फिर उसी तरह क्लोराइड का फॉर्मूला ECl3। और देखिए जब गैलियम डिस्कवर्ड हो चुके थे उसके बाद जब देखा गया तो सही में उनका एटॉमिक मास 69.7 यानी कि लगभग सेम आया। वैसे ही उसके ऑक्साइड यानी गैलियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला Ga2O3 जैसा इन्होंने दिया था, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही, और क्लोराइड का फॉर्मूला GaCl3। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। अब चलिए, मेंडलीफ प्रेडिक्ट टेबल कुड एकोमोडेट नोवेल गैस व्हेन दे वेयर डिस्कवर्ड। बाद में एक पूरा सीरीज ही नोवेल गैस का, जैसे देखिए ये सारे ये मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल जब हम लोग पढ़ेंगे तभी आप लोग देखोगे ये पूरा सीरीज नोवेल गैस है जो कि बाद में डिस्कवर्ड हुए। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ये बाद में डिस्कवर हुए, जब ये डिस्कवर्ड हुए तो ये मतलब कि विदाउट इनके मेंडलीफ के प्रेडिक्ट टेबल को डिस्टर्ब किए हुए अपना पोजीशन ले लिए ये सारे एलिमेंट, और इनके टेबल में कोई भी लिमिटेशन नहीं आया। इनके डिस्कवर्ड ये सारे एलिमेंट यानी कि ये पूरे सीरीज के डिस्कवर्ड होने से भी इनके टेबल में कोई भी लिमिटेशन नहीं आया। ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। तो चलिए मैं इसे क्लियर कर दूँ, आगे चलते हैं। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स बाद में कुछ लिमिटेशन आता है जिस वजह से इनके टेबल को भी बाद में मॉडिफाई करके मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल बनाया जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं लिमिटेशन की। तो द पोजीशन ऑफ, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन भी रही इनकी, द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन, जो कि एक्सप्लेन नहीं था आइसोटोप्स का पोजीशन। आइसोटोप्स क्या होता है फ्रेंड्स? तो वैसे एलिमेंट जिसका कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन का नंबर सेम होता है। प्रोटॉन का नंबर यानी एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन जिस एलिमेंट में जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही उनका एटॉमिक नंबर होता है। तो प्रोटॉन के नंबर सेम होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर सेम डिफरेंट होता है। इस वजह से इसका एटॉमिक मास भी डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन 1, 2 और 3, इसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ये ट्रिटियम, ये हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है। वैसे क्लोरीन का 2 आइसोटोप्स होता है। क्लोरीन एक होता है 35 और दूसरा क्लोरीन 37। तो ये अगर अब देखिए इन्होंने क्या कहा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट को इन्होंने अरेंज किया था, लेकिन अब इस तरीके से देखिए तो आइसोटोप्स का पोजीशन नहीं था, फाइंड नहीं था। ये एक बड़ा लिमिटेशन बन करके आया मेंडलीफ के क्लासिफिकेशन का। अब चलिए दूसरी लिमिटेशन की बात करते हैं। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। चलिए ये क्या कह रहा है तो देखते हैं। जैसे आप लोग देखोगे यहाँ पे कोबाल्ट और निकेल, देखिए कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना है 58.93 और निकेल का 58.7। तो देखिए अब ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है फ्रेंड्स। अगर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अगर इसे अरेंज किया जाता तो निकेल यहाँ आना चाहिए और इस पोजीशन पे कोबाल्ट को आना चाहिए, क्योंकि निकेल का एटॉमिक मास क्या है कोबाल्ट से कम है 58.7 और ये 58.9 है। लेकिन जब अगर निकेल को यहाँ पे रख दिया जाता तो ये बाकी इससे नीचे जो 2 एलिमेंट हैं इनकी तरह ये एक्चुअली ये जो 2 एलिमेंट हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ कोबाल्ट से मिल रही थी। इसी वजह से इन्होंने क्या किया तो इन्होंने इस पोजीशन पे कोबाल्ट को रख दिया और इस पोजीशन पे यहाँ पे निकेल को जो कि रखा हुआ है। लेकिन होना क्या चाहिए था, अगर आप लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करोगे तो पहले निकेल को कर दोगे देन कोबाल्ट को करोगे, तो ये भी एक लिमिटेशन था। वैसे ही यहाँ भी आप लोग देख लीजिए, ये है टेलोरियम और ये आयोडीन। तो देखिए टेलोरियम का एटॉमिक मास 127.6 एंड आयोडीन का 126.9। तो देखिए पहले आयोडीन को आना चाहिए था देन टेलोरियम को आना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो ये एक लिमिटेशन था। अब चलिए आगे बात करते हैं। अ करेक्ट पोजीशन कुड नॉट बी असाइंड टू हाइड्रोजन इन द प्रेडिक्ट टेबल। हालांकि ये तो अभी भी एक विवाद ही है। देखिए जैसे कि हाइड्रोजन कहा गया कि हाइड्रोजन का जो प्लेस है वो सही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन कई जगह पे कई बार अल्कली मेटल की तरह बिहेव करता है तो कई बार हेलोजन की तरह बिहेव करता है। तो बहुत सारे लोगों का कहना रहा
कि हाइड्रोजन का पोजीशन यहाँ होना चाहिए, और बहुत का कहना हुआ कि नहीं ये यहाँ होना चाहिए। बहुत सारे पीरियोडिक टेबल में भी आप लोग देखोगे कि हाइड्रोजन को बीच में रख दिया जाता है, ना इधर ना इधर। तो फिर ये भी हाइड्रोजन का जो पोजीशन फिक्स नहीं था, ये भी एक लिमिटेशन है। हालांकि ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इस बात को लेकर विवाद है। तो चलिए, तो ये था आज का क्लास। फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।